क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे हम लोग का आता ही आता है। 2 दिसंबर का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है जिसका नंबर है 9650347272। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक, हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए हो सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के लिए, वो ये टॉपिक्स हैं। और अभी जो है कल यूपीपीएससी का जो है रिजल्ट आया है। जिनका हो गया सिलेक्शन उन लोग को बहुत 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 धन्यवाद कि आपने जो है इतनी मेहनत करके अपने आप को जो है अगले पड़ाव तक पहुंचाया है। ठीक, और जिन लोगों ने हमको जो है रिकॉग्नाइज़ किया उन लोग को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक, जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल चिंता ना करिए, जल्द ही हम लोग जो है अपने चैनल पे 2022 का टोटल जो है मतलब 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस वाला कंटिन्यूस हेल्थ होल्डिंग एक्सरसाइज वाला पेड ग्रुप भी चालू करेंगे, और जो है फ्री में भी कई सारे मटेरियल उसमें आपके लिए रहेगा। ठीक, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें होंगी। अगर अभी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं होगा ऐसा नहीं है, और अच्छा होगा। अगर बाकियों का हुआ तो आप उससे और अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। इन्फिनिटी फोरम पैनल टू रिव्यू ईडब्ल्यूएस कोटा, इससे संबंधित हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अभी। अरुमुगा स्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी, किससे संबंधित देखेंगे। सिटीजनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इसमें जो है डेटा आया है अभी, देखेंगे। गवर्नमेंट ओन्ड एंड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड, भारत सरकार के स्वामित्व वाला और ठेकेदार द्वारा संचालित मॉडल, ये क्या चीज़ है देखेंगे। इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन, किससे संबंधित क्या चीज़ है। इंडिया 5G सब्सक्रिप्शन कितना क्या रहने वाला है, एक रिपोर्ट आई है, उससे संबंधित देखेंगे। बारबाडोस में एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग को समझाऊंगा अभी कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। इंडिया की जीडीपी का नंबर अभी आया है, तो उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ों की वजह से वो ज़्यादा दिख रही है या कम दिख रही है, ये सारी चीज़ें। एयर पोल्यूशन दिल्ली में क्यों, किससे क्या होता है, और गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया था जिसपे जो है अभी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इससे संबंधित मैं इस वीडियो के लास्ट में समरी रिवीजन कराता हूँ। क्विक रिवीजन होता है वो 5-6 मिनट में पूरे जो है पूरा एक एक टॉपिक पढ़ाने के बाद पूरे जो है डिटेल में, उसके बाद बिल्कुल समराइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप कर सकते हैं। ये समरी वाला मैंने इसलिए किया है कि आप लोग जो लोग तुरंत देखना चाहते हैं, बिल्कुल रिवीजन करना चाहते हैं, तो समरी रिवीजन आपके लिए बाद में बहुत बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक होने वाला है। ठीक, जब कम समय होगा तो 5 मिनट वाला आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये इसीलिए मैंने अलग से आखिरी में 5 मिनट में आपके लिए समरी रिवीजन कराता हूँ। ठीक, पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इकोनॉमी संबंधित जीएस पेपर 3 से इन्फिनिटी फोरम। ठीक, प्राइम मिनिस्टर जी इसको जो है अभी लॉन्च करेंगे 3 दिसंबर को, ठीक है ना। लेकिन ये फोरम है, इसका नाम है इन्फिनिटी। ठीक, फिन जो है फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित है ये, यानी कि जो वित्तीय सेवाएं होती हैं, जैसे कि लोन देना, जो है अकाउंट्स खोलना, ये सारी चीज़ें हैं। किसी को जो है कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं। ठीक, अब ये टी जो है इन्फिनिटी का टी क्या है, ये है आपका फिनटेक, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए फाइनेंशियल सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर बनाना, तो इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं फिनटेक। ठीक, तो इन्फिनिटी फोरम जो है ये आपका जो है बातचीत होगी लीडर्स के बीच में फिनटेक के ऊपर। ठीक, ऐसे याद हो गया, मैंने मतलब तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल याद रहे। इन्फिनिटी फोरम आपका फिनटेक से संबंधित है, क्योंकि फोरम है तो बातचीत होने वाली है, तो भाई साहब किसके बीच में बातचीत होगी, लीडर्स के बीच में। ठीक, 3 दिसंबर को इसको प्राइम मिनिस्टर जी लॉन्च करेंगे। अच्छा, लॉन्च तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, इवेंट किसके द्वारा होस्ट किया गया है, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इसके बारे में मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाया था अभी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी के साथ में सहयोग करते हुए, और ब्लूमबर्ग। तो एक तरीके से देखा जाए तो 3 इसमें है लोग हैं जो होस्ट कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर गुजरात में है, और ब्लूमबर्ग हो गया, और IFSCA जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से GOI, और उसमें भी IFSCA। ठीक, तो ये 3 लोग मिलकर इसको होस्ट करा रहे हैं इन्फिनिटी फोरम को। इसमें पार्टनर कंट्रीज जो है वो इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और UK है। ठीक है ना, पहला एडिशन है इसका, अभी पहली बार हो रहा है।
इन्फिनिटी फोरम का ये है कि जो भी लीडिंग माइंड्स हैं पूरी दुनिया में, जो नीति बनाते हैं, बिजनेस पे काम करते हैं या टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो लोग आएँ और डिस्कस करें, क्योंकि फोरम है ना, बातचीत होगी वहाँ पर, ठीक, डिस्कस करें और फिर कुछ ऐसे एक्शनेबल जिस पे वर्क किया जा सके, बात मतलब काम एक्शन कुछ ऐसे लिए जाएं आगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, इनोवेशन का उपयोग करते हुए, नवाचार का उपयोग करते हुए, ताकि फिनटेक का उपयोग हम करें और इंडस्ट्री में फिनटेक इंडस्ट्री का जो है उपयोग करें और समावेशी विकास लेके आए, इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आए और सर्विंग ह्यूमैनिटी को हम मतलब जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ पहुंचा सकें, ठीक, मानवता की सेवा के लिए काम करें फिनटेक उद्योग। तो ये चीज़ है, मतलब सभी जो गरीब है उसको लोन जल्दी मिले, ठीक, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वित्तीय सेवाएं मिलती रहें, तभी तो होगा ना समावेशी विकास। समावेशी विकास कब होता है? जो लोग अभी इंक्लूडेड नहीं है उनको जो है इंक्लूड करो, इंटीग्रेट करो, ठीक, मानवता का काम करो। जो ऑलरेडी अमीर है उसको तो ना और ज़्यादा अमीर बना के आप कहो कि समावेशी विकास हो रहा है, ये चीज़ है। अच्छा, जो ये फोरम है इन्फिनिटी फोरम, इसका एजेंडा जो है उसकी थीम है बियॉन्ड नाम से। बियॉन्ड मतलब कि फिनटेक जो है बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब कि देश के बाहर भी, ठीक है। फिनटेक बियॉन्ड फाइनेंस मतलब सिर्फ व्यक्ति से बाहर भी, मतलब और भी चीज़ों को जोड़ेंगे फिनटेक, ठीक। फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट, जो आगे है नेक्स्ट है उसके भी आगे देखो, ठीक है ना, लाइन में मतलब 1 2 3 4 है तो 3 के बाद 4 आ रहा है, लेकिन हम 4 के बाद भी देखेंगे, तो उसके बियॉन्ड देखना। तो बियॉन्ड इसकी थीम है। पहला संस्करण है इन्फिनिटी फोरम, फिनटेक से संबंधित है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में हो रहा है, गांधीनगर में, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग ये देख लेते, अच्छा इसमें 70 कंट्री तक पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, देखिए आईएफएससी जो है आपका गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थित है। इस सिटी को चलाने के लिए इस आईएफएससी को चलाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। तो ये एक तरीके की वैधानिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी जो है आपकी बॉडी है, ठीक। ये एक तरीके की यूनिफाइड अथॉरिटी है जो कि डेवलपमेंट, ठीक, आपका रेगुलेशन यानी कि विनियमित करना करेगा किसको? वित्तीय उत्पादों को, यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको करेगा। कहाँ पर? आईएफएससी में, जो कि गिफ्ट सिटी में गांधीनगर में उपस्थित है। गिफ्ट आईएफएससी जो है भारत की पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है इंडिया में, ठीक। पूरा चीज समझ में आ गया ना? आखिरी में क्वेश्चन पूछूंगा इससे, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, अब जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित, और इसके बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी बैकग्राउंड भी बताया था। पूरा रिवीजन जो करिएगा, अभी जब सैटरडे को आएगा पूरा रिवीजन, तो जो तब कर लीजिएगा अगर अभी छूट गया है तो, ठीक। डेली वैसे करिए, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है फटकार लगाई थी कि भाई साहब 8 लाख की फिगर पे तुम पहुंचे कैसे, इनकम वाली, ठीक। ये कैसे आपको ये मतलब सपना आया था कि 8 लाख से ज़्यादा वाले जो है वीकर सेक्शन नहीं होंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपका उद्देश्य ये था कि जो अनइक्वल है यानी कि जो गरीब है उनको इक्वल बनाना, ठीक है, इक्वलिटी में लाने का जो था, तो क्या यही उद्देश्य था? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए पूछा है क्योंकि वहाँ पे पिटीशन डाली गई थी, नीट जो एग्जामिनेशन होता है आपका डॉक्टरी वाला, उसका एग्जामिनेशन स्नातक उसके लिए, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि हम काउंसलिंग चालू करने वाले हैं, ठीक। और उसमें जो है हम कुछ रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस को कितना? 10% जनरल कोटा में। तो नीट वाले पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो चीज़ है रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, या फिर इसमें जो ये 8 लाख की फिगर है इसकी ये ठीक नहीं है। तो उसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिडेविट मांग लिया कि भैया बताओ, इस पर जवाब दो, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये कहा था, ठीक है, हम 4 हफ्ते के लिए डिफ़र कर रहे हैं काउंसलिंग नीट वाली, और इसके बीच में हम कोई कमेटी बनाएंगे जिसमें कि ये जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो इसका जवाब वो देगा कमेटी, थोड़ा देख वेख के सब कुछ। तो वो कमेटी अब बन गई है, ठीक। वो पैनल अब बन गया है, पैनल जो है रिव्यू करेगा ईडब्ल्यूएस कोटे को। ये पैनल किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है उसने ये अपॉइंट किया। 3 मेंबर की कमेटी है, जो कि 10% का जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थानों में, गवर्नमेंट जॉब में,
ठीक, इन सब में ये रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा कि भैया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक, इस पैनल में कौन कौन लोग होंगे? सॉरी, देखो सबसे पहले तो होंगे फॉर्मर जो है फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। ठीक, इसके बाद जो है आपके इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, सामाजिक विज्ञान के जो है इंडियन काउंसिल ऑफ सामाजिक विज्ञान रिसर्च के वीके मल्होत्रा, और तीसरे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संजीव सनियाल। ये 3 लोग होंगे जो कि ईडब्ल्यूएस कोटे से संबंधित जो है उसको की रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसको रिविजिट करेंगे 10% जनरल कैटेगरी में से। ठीक, अच्छा, इसको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया अपना काम कंप्लीट करने के लिए। और वही चीज़ जो मैंने पहले भी बताई थी आज भी बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 लाख की फिगर कैसे। ठीक, और जो 10% का तुम ये कोटा दे रहे हो, ये क्वेश्चन ये भी पूछा है कि क्या आपका अटेम्प्ट जो अनइक्वल्स है उनको इक्वल बनाने का ही है। तो ये क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है लेकिन पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। और वही है, ये पटिशन दायर की गई थी नीट एडमिशन में, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन की बात करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट पे पटिशन डाल दी गई थी। अब आगे जो इस पे निर्णय कब आएगा? 6 जनवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा केस। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि एरू मुगा स्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी। अभी क्या हुआ है कि जो जयललिता जी थी अपोलो हॉस्पिटल में, इनकी 2016 में मृत्यु हो गई थी। ठीक, अब मृत्यु हो गई तो आपको पता है जयललिता के चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा जो है लोग की जो है चीफ मिनिस्टर भी कई बार रही। तो अब क्या है कि इनकी डेथ के ऊपर सवालिया निशान हमेशा से उठते रहे, तो वहाँ पे एक इंक्वायरी बैठाई गई। ठीक है ना, कि इंक्वायरी बैठाई जाए, देखा जाए, अपोलो से कुछ डॉक्यूमेंट जो विटनेस है वो सब मांगे जाए। ठीक है, तो वो मांगने के लिए जो है यहाँ पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई गई है एरू मुगास्वामी जी के अंतर्गत। ठीक है, इनकी लीडरशिप के अंतर्गत। और यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम जो है एक एम्स के जो डॉक्टर हैं, ठीक है, उनका एक मेडिकल बोर्ड बना रहे हैं, जो कि मेडिकल बोर्ड एम्स के डॉक्टर्स का, जो कि मदद करेगा अरुमुगास्वामी जी को, कमीशन ऑफ इंक्वायरी जी को, कि जो है वो अपोलो से डॉक्यूमेंट मांग सके रेलेवेंट, और रेलेवेंट विटनेस मांग सके। ठीक, और अपना कमीशन ऑफ इंक्वायरी पूरी करे। तो एम्स के डॉक्टर का जो बोर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट बना के दे रहा है, वो इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में मदद करने वाला है, ये पता करने के लिए कि क्या फैक्ट्स थे ये जयललिता जी की मृत्यु के। ठीक है, हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल में। सिंपल सा है, बस उरुमुगा स्वामी याद रखना, कमीशन ऑफ इंक्वायरी जयललिता जी से संबंधित है। और इसमें बस एक चीज़ ये है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हाई कोर्ट ने पीछे एक निर्देश दिया था कि जो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी है ए मुरुगा स्वामी वाली, ये इनका जो जुरिस्डिक्शन है और उनके जो प्रोसीजर है बस उसी के दायरे के अंदर रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी कहा है कि हाँ बिल्कुल उसी के अंदर रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, ये चीज़ बोला गया। तो अब इनको अपने दायरे में रहते हुए एम्स के डॉक्टरों की मदद मिलती रहेगी और अपना कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है पूरी करेंगे। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो आपका जीएस पेपर 2 से पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित यहाँ पे एक टॉपिक है। अभी ये पीछे देखा गया है, और एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने लोकसभा में एक अपना बताया भी है लोकसभा में कि पीछे जो है 5 सालों में 6 लाख भारतीयों ने अपनी भारतीय जो नागरिकता है उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। 6 लाख, मोर देन 6 लाख इंडियंस रिनाउंस्ड सिटीजनशिप इन द लास्ट 5 ईयर। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ अभी एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने खुद बताई है। अब इसमें कई सारा डेटा है, 2017, 18, 19, 20 और 21 में 1 लाख के, मतलब 6 लाख के ऊपर हो चुके हैं इंडियंस जिन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी और किसी फॉरेन सिटीजनशिप को जो है वो कर लिया। इसका रीज़न लेकिन इन्होंने अपने रिप्लाई में नहीं बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। हालांकि 2018 में जो है, अभी इन्होंने 2021 तक का डेटा दिया, लेकिन 2018 में इन्होंने क्या है, रीज़न कोई नहीं दिया। ठीक, 2018 में एमएचए ने ये अपना जो सिटीजनशिप रूल्स के अंतर्गत एक फॉर्म 22 होता है, उसमें ये कहा है कि भाई साहब अगर आप भारतीय नागरिकता को त्याग रहे हो तो उसका रीज़न बताओ। ठीक है ना, रीज़न बताओ कि क्यों आप भारतीय नागरिकता को त्याग रहे हो और फॉरेन सिटीजनशिप को ले रहे हो।
ये 2018 में कर दिया था, 2021 तक का इन्होंने डेटा दिया, लेकिन रीज़न नहीं बताया कि क्यों भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि एमएचए ने काफ़ी सिंप्लीफाई भी किया है, ठीक है ना, कि भारतीय जो है नागरिकता आप छोड़ पाओ, ठीक, उसके जो है जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, जो प्रोसेस है, सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत ही सरल बना दिया है कि भारतीय नागरिकता आराम से छोड़ो। ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट डाल दो, कहीं पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं, भारत में आओ भी ना, बाहर से ही रह लो या जैसे भी है, और 60 दिन के अंदर अंतर्गत ही आपको त्याग करने का पूरा जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। तो एमएचए ने यहाँ पर फैसिलिटेट भी किया है, सुविधाजनक भी बनाया कि भारतीय नागरिकता छोड़ा जाए, छोड़ सकें आप, ठीक। तो यहाँ पर ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट एक आई 2019 में, उसमें कहा है कि इंडिया, चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर ऐसी कंट्री है जहां पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, अब आप लोगों को बताना है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कौन होते हैं, वो सबसे सबसे ज़्यादा जो है अपनी देश की नागरिकता छोड़ देते हैं। मतलब चाइना में सबसे ज़्यादा जो है हाई नेट इंडिविजुअल्स जो है चाइना की नागरिकता छोड़ के किसी और फॉरेन कंट्रीज़ की नागरिकता ले लेते हैं। वहीं इंडिया सेकंड नंबर पे है कि यहाँ के जो धन्ना सेठ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो भारत की, पूरी दुनिया में भारत की नागरिकता छोड़ के पूरी दुनिया में कोई और फॉरेन कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं। और ये देखा जाए तो 7,000 से ज़्यादा जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं इंडिया में छोड़ चुके हैं, इंडिया की नागरिकता छोड़ चुके हैं 2019 से। यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने एक ट्वीट किया था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं 35,000, वो 2014 से 20 के बीच में छोड़ चुके हैं, भारतीय नागरिकता को छोड़ चुके हैं। तो एक तरीके से मतलब ये एक चीज़ ये बताई जा रही है कि जहाँ भारतीय गवर्नमेंट जो अभी है पावर में केंद्र में, वो चाह रही है कि उद्यमिता को बढ़ाया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए, जो है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बने जो है, और काफ़ी व्यापार भी बढ़ाया जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारे व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भारतीय नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से बात है, और क्या क्या रीज़न है वो भी नहीं बता रहे हैं। ये आपका गवर्नमेंट का खुद का डेटा है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज संबंधित है। देखो ऐसा होता है कि आर्मी जो है कई सारे टैंक्स, ट्रक होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, आपकी वेपन्स होते हैं, इन सबको खरीदता है, ठीक, खरीदता है, अपना प्रोक्योर करता है, और फिर उसके बाद जो है संचालित करता है उससे, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी कई बार रिपेयर भी आते होंगी चीज़ें करना, ठीक, या फिर कई सारी चीज़ों में कुछ चेंजेस करने पड़ते होंगे। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, एक वर्कशॉप चाहिए, ठीक, एक आर्मी की वर्कशॉप चाहिए जहाँ पे ये टैंक्स हो, जो मशीन्स हैं, जो ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, जो वेपन्स हैं, ये सबको जो है रख के और उनका जो है वर्कशॉप करो, वहाँ पे कोई रिपेयर करनी है, कोई चीज़ें चेंज करनी है, मॉडर्नाइजेशन करना, वो सारे काम हो, ठीक। तो ये चाहिए ना वर्कशॉप। तो इसी वर्कशॉप को जो है आर्मी का ये एक एम्बिशियस प्लान था कि इस पूरी वर्कशॉप को आधुनिकरण किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, और इसके लिए एक मॉडल सुझाया गया था। मॉडल का नाम था गोको, यानी कि गवर्नमेंट का ओन्ड होगा ये वर्कशॉप, ठीक, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो है, ठेकेदार द्वारा जो है ये संचालित होगा। ये जो मॉडल था, ये सीएजी ने अभी ये बताया, पार्लियामेंट में रिपोर्ट अपनी डाली थी कि ये सिस्टम जो है दिसंबर 2019 तक कोलैप्स हो गया, ये मॉडल चला नहीं, ठीक है ना। इंडियन आर्मी का जो एम्बिशियस प्लान था कि मॉडर्नाइज, आधुनिकीकरण करना है आर्मी बेस वर्कशॉप को, वो गोको मॉडल पे चला नहीं, डिले होता रहा, ओरिजिनल टाइमलाइन खत्म हो गई, 2019 में खत्म ही हो गया ये सीएजी ने बताया, जो कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो है एक संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इम्प्लीमेंटेशन गोको मॉडल का करना है, ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क थे, कई सारे जो लोग थे। अब इसमें देखो गवर्नमेंट जो आर्मी है वो गोको मॉडल मतलब कि गवर्नमेंट का स्वामित्व तो हो, लेकिन जो है संचालित ठेकेदार के द्वारा हो। ये इसलिए करना चाह रही थी आर्मी कि कई सारे आर्मी के जवान जो है वो वर्कशॉप में जो है ये रिपेयर और ये सब काम कर रहे हैं, तो वहाँ से वो उनको निकाल के अपना ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो जवान है उनको निकाल के और बाकी चीज़ों में लगाना चाहती थी, और ये वाले जो काम है कोई मतलब ठेकेदार करे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करे, वो करना चाहती थी, इसलिए करना चाह रही थी। लेकिन ये हो नहीं पाया, और अभी इसमें बताया गया कि कई सारे जो है इसमें रिस्क हैं, जोखिम है, ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं,
सिक्योरिटी इश्यूज भी है यार, पता चला टैंक वैंक का जो है सामान कोई बेच दे, प्राइवेट आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, ठेकेदार तो है जो है वहाँ पैसे मान लीजिए उसके डिले हुए, उसने जो है पूरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दुश्मन को हमारे सीक्रेट्स ही बेच दिए, तो ये वाली चीज़ है। बाकी कई सारा जो मैन पावर है जो क्लोज स्टेशन हो गए, तो वो ऐसे ही अभी उनको कोई भी काम धाम नहीं मिल रहा, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया, आर्मी बेस वेपन ये जो है आपका वर्कशॉप जो है, ये रिपेयर के लिए, हथियारों, वाहनों, उपकरणों की मरम्मत और ओवरहॉलिंग के लिए होता है। गोको मॉडल भैया इसीलिए था कि आर्मी पर्सनल जो है अपन मेंटेनेंस और इन सब के वर्क के लिए जो है आर्मी में अपने बंदे हटाना चाह रहे थे वर्कशॉप से। ऑडिट जो अभी यहाँ पे हुआ है सीएजी के द्वारा, उसने यही सिफारिश करी है, रिकमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि वो ऐसी एक रणनीति बनाए कि सारे रिस्क खत्म हो जाए और जो भी डिप्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर है, ठीक है ना, वो रिस्क जो भी मतलब मैन पावर भी इसमें लगा हुआ है, जो लोग हैं जवान हैं, उनके सारे रिस्क खत्म करो अगर आपको गो को जो है मैन इम्प्लीमेंटेशन चालू करना है, अच्छे से मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो। ठीक, आर्मी बेस वर्कशॉप से संबंधित है ये। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित। ठीक, इनसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन। आप लोगों को मालूम होगा कि मुकेश अंबानी है, उनके छोटे भाई है अनिल अंबानी, इनकी कंपनी है रिलायंस कैपिटल। ठीक, कैपिटल है मतलब ये अपना पूंजी जो है हर बहुत जगह निवेश करते थे और वहाँ से जो है पैसा कमाने की कोशिश करते थे अपने खर्चे वर्चे निकालने के बाद। लेकिन रिलायंस कैपिटल ने काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे भी नहीं दे पाए, कई जगह से उन्होंने लोन लिया, उसके जो ऑब्लिगेशंस थे वो भी पूरे नहीं कर पाए और लोन बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब इन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए वो कर दिया था कि हाँ भैया दिवालिया हो गए, हमारे पास पैसे नहीं बचे, तो हम लोन वोन का तो पैसा क्या ही दे पाएंगे। तो ये वाली बात है। और काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो भी कर रहे थे, जो फिर आरबीआई एक्शन में आ गई, आरबीआई से जो है सहयोग भी नहीं कर रहे थे। तो अभी अभी आरबीआई ने क्या कहा है कि उन्होंने 3 मेंबर एडवाइजरी पैनल बनाया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का, उसकी हेल्प करेंगे उसको अपनी डिस्चार्ज करने में ड्यूटीज़ को। ठीक, आरबीआई अब आ गई है जो है पिक्चर में, और यहाँ तक कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये रिलायंस कैपिटल का खुद का नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर आरबीआई ने खुद का बनाया है। ठीक है ना, कि वो अब जो है भैया रिलायंस कैपिटल वाले तो हमारा कुछ काम कर नहीं रहे, अब अपना ही जो है प्रबंधक जो है प्रशासक बैठा दो वहाँ पर, और जो है ताकि रिलायंस कैपिटल से यथासंभव जो भी पैसा दिवालिया ओपन हो रहा है तो जो भी पैसा निकल सकता है वो निकाल लिया जाए और बैंकों को दिया जाए। समझ में आएगी बात। तो अब वो एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया, लेकिन अब फिर से उसको भी कुछ ज़रूरत पड़ रही थी, तो असिस्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए 3 मेंबर की एडवाइजरी पैनल बना दिया गया है, जिसमें मेंबर जो है वो संजीव नौटियाल जी हैं, आपके ये डिप्टी एमडी थे एसबीआई से थे, ये एमडी एक्सिस बैंक के हैं, और एक एमडी सीईओ टाटा कैपिटल के। ये 3 लोग जो है इस एडवाइजरी कैपिटल में रहेंगे, एडवाइजरी पैनल में रहेंगे, जो कि हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर का। आरबीआई ने पहले देखो ये जो रिलायंस कैपिटल के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उसको हटा दिया था और अपना जो है ये वो रख दिया था, क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, और उसका क्या नाम रखा गया था, ये था आपका नागेश्वर राव। ठीक, ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब इनकी नागेश्वर राव की हेल्प करेगा ये एडवाइजरी पैनल। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जल्द ही रेजोल्यूशन जो समाधान का प्रक्रिया है वो चालू करी जाएगी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी रूल 2019 के अंतर्गत। ठीक, दिवालिया और शोधन अक्षमता नियम जो है आपका 2019 के अंतर्गत जो है जल्दी ही जो समाधान की प्रक्रिया चालू करी जाएगी आपका इनके खिलाफ, रिलायंस कैपिटल के खिलाफ। और जो है आरबीआई ने ये भी कहा है कि हम अप्लाई करेंगे नेशनल आपका कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंतर्गत भी कि फॉर अपॉइंटिंग द एडमिनिस्ट्रेटर एज द इंसॉल्वेंसी, जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया है ना, अब एनसीएलटी के पास जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास में, और कहेंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेटर को ही इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। मतलब कि ये जो दिवालियापन वाला जो समाधान हो रहा है, तो इसमें प्रोफेशनल की तरह जो है काम करे आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी रूल 2019 के अंतर्गत एनसीएलटी के सामने ये चीज़ रखेगी आरबीआई। ठीक है, रीज़न वही है कि भाई साहब आरसीएल जो है सहयोग नहीं कर रहे थे, कई सारे गवर्नेंस के इशू थे, जो है काफ़ी ज़्यादा पैसे से भी वापस नहीं कर रहे थे, तो इन सब की वजह से जो है आरबीआई ये सारे चीज़ें एक्शंस ले रहा है। ठीक, मेन चीज़ यहाँ पर क्या है पढ़ने वाली, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स
2019। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 से 5G के सब्सक्रिप्शंस के बाद अभी एरिक्सन जो एक कंपनी है उसने एक रिपोर्ट निकाली है कि भारत में 5G 4G से संबंधित कितने कौन सब्सक्राइबर होंगे या प्रिडिक्ट किया है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो 5th जनरेशन के टेलीकॉम सर्विसेज है भारत में वो 2027 तक 500 मिलियन हो पाएंगे, या फिर 40% के करीब मोबाइल सब्सक्रिप्शन जो होंगे, ठीक, 2027 तक 500 मिलियन या फिर 50 करोड़ आप मान सकते हो। वहीं एरिक्सन मोबिलिटी, ये एरिक्सन की मोबिलिटी रिपोर्ट आई उसके अंतर्गत ये बताया गया है। वहीं इन्होंने कहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट फोन होंगे सब्सक्रिप्शन वो तो 810 मिलियन हो गया, यानी कि 81 करोड़ 2021 के अंत तक, ठीक, और ये बढ़कर 7% हर साल बढ़ेगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ होगा, और 1.2 बिलियन हो जाएगा 2027 तक, ठीक। तो ये चीज़ कही जा रही है, दो मतलब कि आधे के करीब, वहीं 40% करीब जो है आपका 500 मिलियन यहाँ पर हो गए आपका कौन सा 5G सब्सक्रिप्शन लिए होंगे लोग, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। स्मार्टफोन का सब्सक्रिप्शन जो है वो 70% होगा टोटल मोबाइल सब्सक्रिप्शन का, मतलब कि एक फ़ोन वो आता ना बटन वाला, ठीक, वो स्मार्टफोन तो होता नहीं है। तो ये कह रहा है कि 100 अगर फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें 70 फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन होंगे 2021 में, और ये देखा जा रहा है कि आपके 94% यही संख्या स्मार्टफोन की हो जाएगी 2027 तक। और ये भी कह रहा है एरिक्सन कि 5G आएगा 40% तो होगा, लेकिन तब भी जो है 4G जो अभी चल रही टेक्नोलॉजी वहीं डोमिनेंट होगी 2027 तक, ठीक है। तो अगले 5-6 साल का इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन किया है। 4G का सब्सक्रिप्शन उन्होंने बोला है कि 2027 से 710 मिलियन हो जाएगा। अभी कितना 790 मिलियन है, मतलब कि 2% हर साल घटेगा 4G का, लेकिन तब भी जो है 2027 में सबसे ज़्यादा होगा, मतलब 4G का ही बोलबाला होगा 5G के कंपैरिजन में। 4G देखो बोल रहा है 710 है और 5G कितना बोल रहा था 500 मिलियन, ठीक, ये 71 करोड़ वो 50 करोड़, तो कम है ना, ये वाली चीज़ है। 4G सब्सक्रिप्शन कम होता जाएगा और 55% होगा 2027 में। ये वाली रिपोर्ट है आपका आपका 5G सब्सक्रिप्शन से। तो ये वाली रिपोर्ट, मान लीजिए 5G की बात चल रही है आजकल, तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग ये वाले फैक्ट्स यूज कर सकते हो, एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट से संबंधित है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है बारबाडोस, जो है जो आपकी एक वेस्ट इंडीज यानी कि कैरेबियन सी में कुछ एक आइलैंड्स हैं, वहाँ पर ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश उपनिवेश था लगभग 400 साल से, ठीक। अब ये जो है जाकर अभी सब दुनिया का सबसे नया रिपब्लिक यानी कि गणराज्य बन रहा है, ठीक है ना, गणराज्य। और जो है ये होता है आपका रिपब्लिक और दूसरा होता है मोनार्की यानी कि राजतंत्र। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि राजतंत्र में एक ही फैमिली जो है वही राजा रानी वहीं चलता रहता है, उन्हीं के बच्चे आगे तक चलते रहेंगे, वहीं हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ठीक। वहीं अगर आप रिपब्लिक की बात करें तो जो लोग हैं वो लोग खुद अपना जो है हेड ऑफ स्टेट चयनित करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये फर्क है आपका रिपब्लिक और गणराज्य में। भारत रिपब्लिक किस डेट को बना था बताइए, ठीक है ना। और भारत रिपब्लिक देखो, किसी ने क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने कि सर जब जब ये ब्रिटिशर्स चले गए तो वो लोग फिर कैसे मोनार्की हो जाएंगे, उनको तो गणराज हो जाना चाहिए था। देखो ऐसा ऑटोमेटिकली नहीं होता है। मान लीजिए जैसे भारत में भी जो है ब्रिटिशर्स चले गए थे, लेकिन हम गणराज इसलिए हुए क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि हम रिपब्लिक हैं, ठीक है ना, इंडियन रिपब्लिक लिखा हमने, तो हम जो है गणराज्य बने, रिपब्लिक बने। अगर वैसे ही जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले आप लोग को पढ़ाया भी था, सोलोमन आइलैंड्स के बारे में बताया था ना कि ताइवान की जगह चाइना में उन्होंने जो है अपने राजनयिक संबंध बनाए, तो जो है वहां पे उपद्रव हो गया बहुत ज्यादा। तो सोलोमन आइलैंड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि वो मोनार्की है, और अपना जो है राजतंत्र के अंतर्गत जो अपना हेड ऑफ स्टेट है वो एलिजाबेथ सेकंड को मानते हैं। जब ये चीज उसमें उनके कॉन्स्टिट्यूशन लिख दी गई तो मोनार्की हुए भाई, ठीक। तो अभी तो बारबाडोस ने क्या किया यहाँ पे, बारबाडोस ने कि इसने अपना मोनार्की छोड़ के और इसको रिपब्लिक को जो है चुन लिया है, और उसने कहा है कि रॉयल शब्द, क्राउन शब्द ये सब हटा देंगे हम, ठीक। हालांकि इन्होंने फिर भी ये कहा है कि हम कॉमनवेल्थ नेशंस की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है 54 कॉमनवेल्थ नेशन जो है उसमें अभी भी बने रहेंगे, ये चीज़ है। और इन्होंने लेकिन हेड ऑफ स्टेट से जो है ये एलिजाबेथ सेकंड को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक। नए प्रेसिडेंट यहाँ पे बनेंगे डेम सांड्रा पुरनेला मैसन, जो है ये नए
प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस बने हैं, ठीक है, बन गए हैं। और इन्होंने कहा कि हालांकि हम कोई झंडा, कोट ऑफ आर्म ये सब नहीं चेंज करेंगे, लेकिन रॉयल और क्राउन शब्द जो है हट जाएंगे। जैसे कि रॉयल बारबाडोस पुलिस फोर्स, रॉयल हटाओ, ठीक, बारबाडोस पुलिस फोर्स हो जाएगा। क्राउन लैंड हटा के स्टेट लैंड हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ी बहुत मैपिंग भी कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर ये है आपका बारबाडोस, ठीक है ना, कैरेबियन सी, ये क्यूबा हो गया, हैती हो गया, यहाँ पे पोर्टोरिको। मैंने आप लोग से अभी क्वेश्चन पूछा था कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ले आना है, लॉन्च करना है, तो वो फ्रेंच गयाना से होगा। तो वो कहाँ पर है? तो देखिए सूरीनाम हो गया, ये हो गया फ्रेंच गयाना, ये, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में हो गया। तो ये है सूरीनाम के ईस्ट में, ठीक, याद रखोगे ऐसे। यहाँ से लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स पे जो है वहाँ पे जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप को। कब डेट कर दी गई है? 22 दिसंबर होगी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक, तो ये है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमी संबंधित जीएस पेपर 3 से। इसमें मैं कुछ इसमें टॉपिक बताऊंगा। जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, बेस इफेक्ट क्या होता है, सारी चीज बताऊंगा। ठीक, संदर्भ ये है कि अभी तो चल गया है भाई साहब दिसंबर, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास आए हैं कि सकल घरेलू उत्पाद कितना हुआ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी भारत की टेरिटरी के अंदर जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक, गुड्स और सर्विसेज का, उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है ना, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होगी, फाइनल गुड्स मतलब उसके आगे उसको कहीं पे भी प्रोडक्शन में कुछ में नहीं लगा सकते, बस वहां से वो कंजम्पशन हो जाएगा। तो डोमेस्टिकली भारत की टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज जो है पैदा हो रही हैं, उनकी जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल गुड्स की वैल्यू है, उसको हम पूरे को जोड़ दें तो जीडीपी निकल जाएगी भारत की। तो वो जीडीपी जो अभी, अब देखो 4 तिमाहियां होती हैं, ठीक है ना, अप्रैल मई जून, ये पहली तिमाही, फिर क्या है जून आपका जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक, फिर उसके बाद आगे आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीसरी तिमाही हो गई, पहली दूसरी। फिर चौथी कौन सी हो गई आपकी? जनवरी फरवरी मार्च। ठीक, तो अभी दूसरे का यहाँ पे डेटा आ गया और उसमें कहा गया कि भारत की जो जीडीपी है वो 8.4% से बढ़ी है इस साल 2021 में। किसके कंपैरिजन से? 2020 के कंपैरिजन से। तो बेस ईयर कौन सा हुआ यहाँ पे? 2020 का हुआ, एक साल पहले मान लीजिए आपका जो है जो था उससे कंपेयर किया गया। पिछले साल जो है आपका 2019 के कंपैरिजन में -7.4% जो है इसी समय के अंतराल में घटा था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि कोविड काफी सारी चीजें हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था उसकी वजह से। ठीक, तो ये चीज समझ आ गई। और यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि जो जीवीए है इकोनॉमी का, वो जो है आपका 8.5% बढ़ा इसी अंतराल में, यानी कि जुलाई से सितंबर। अब जीवीए क्या होता है? देखिए जीवीए होता है आपका वैल्यू एडिशन, पहले समझ लेते हैं, ग्रॉस तो आ ही जाएगा। वैल्यू एडिशन क्या है? मान लीजिए टमाटर को में आपने कुछ इसमें जो है मिर्च मसाला और उसको जो है पीस वीस के टमाटो प्यूरी बना दी, ठीक है ना, चटनी बना दी साफ सिंपल भाषा में, तो आपने ये क्या किया? वैल्यू एडिशन किया। ठीक, अब उस प्योरी को यूज करते हुए किसी ने पिज्जा बना दिया, पिज्जा, ठीक है, मैं बोलना जानता हूं पर जानबूझ कैसे बोला, तो पिज्जा बना दिया, पिज्जा बना दिया, तो उसने क्या किया? वैल्यू एडिशन कुछ करी और भी चीजें। तो एक फाइनल, अब ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो जीडीपी वाली डेफिनेशन है। लेकिन पूरे भारत में अगर इस तरीके के जो भी वैल्यू एडिशन हो रहे हैं, मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, उसको सबको जोड़ दिया जाए तो वैल्यू एडिशन का जो अगर के हिसाब से जो निकलेगा वैल्यू, वो जीवीए कहलाता है। आप लोगों को पहले याद होगा वैल्यू एडिशन टैक्स भी होता था, वो ऐसे ही होता था कि भैया वैल्यू एडिशन में कितना पैसा लगा वो हमें खाली जोड़ना है, ठीक है ना, ताकि डबल टैक्सेशन और कई सारी चीजें ना हो। जीवीए ये होता तो वो भी 8.5% यहाँ पर बढ़ा है। ठीक, ये तिमाही की बात थी। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो पहला क्वार्टर था इसी साल, मतलब कि अप्रैल मई जून का, उसमें जो हमारी जो जीडीपी थी वो 20.1% बढ़ी थी। तो अगर पहले 2 तिमाही या फिर इस साल के जो है पहले 6 महीने में देखा जाए, पहले हाफ में देखा जाए, तो ओवरऑल 13.7% से हम लोग ने करी है। ये सारी बातें कौन बता रहे थे? फाइनेंस मिनिस्ट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी बता रहे थे। ठीक, तो उन्होंने ये चीज़ कही। और एब्सोल्यूट जीडीपी जो है
वो आपकी 0.3% हाइयर हुई है, ठीक, प्री पैंडेमिक लेवल से। मतलब यहाँ पे समझ में आया, एब्सोल्यूट जीडीपी प्री पैंडेमिक लेवल से बात हो रही है, मतलब कि आपका 2019 वाले से, मतलब 2020 के पहले वाले उससे जोड़ा जा रहा है इसी समय अवधि का। तो ये 0.3% ऊपर है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि पिछले साल से हम 8.4% क्यों ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये निगेटिव में था, यानी कि बेस इफेक्ट जो है, बेस जो था वो छोटा था। बेस इफेक्ट क्या होता है वो भी समझाता हूँ अभी, एकदम आसान भाषा में। ठीक, उन्होंने ये भी कहा है, देखा जाए अगर तो जो प्राइवेट कंजम्पशन है, ठीक है, खर्चे का, वो बहुत ही कम है अभी भी। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ज़्यादा वाले सेक्टर हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर हैं जैसे कि रिटेल, होटल्स, यहाँ पे भी अभी जो है ज़्यादा बढ़त नहीं देखी गई है। तो बेस इफेक्ट चूंकि निगेटिव था पिछली बार, कितना था, -7.4% था, इसलिए ये 8.4% दिखाया जा रहा है, दिख रहा है। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, और यहाँ तक कि जो है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जो सेक्टर है या फिर जो कंजम्पशन है वो भी कम ही रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है। तो वो बेस इफेक्ट की वजह से ये ज़्यादा फिगर दिख रहा है, ये बोला जा रहा है। तो बेस इफेक्ट का मतलब क्या है, देखिए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, फिर आपको जो है इसमें कोई 1 रुपया जोड़ देता है, तो कितने की बढ़त हुई आपकी, 10% की। समझ में आई बात, 11 रुपये हो गए टोटल, तो 10% की बढ़त हुई। वहीं अगर आपके पास 100 रुपये होते और मैं सेम अमाउंट, ठीक है ना, सेम अमाउंट आपके में जोड़ता 1 रुपया, तो आपकी कितनी बढ़त होती, 1% की बढ़त होती। सेम अमाउंट जोड़ा, लेकिन यहाँ पे बेस बड़ा था, बड़ा, ठीक, हाइयर बेस था, ठीक। तो इसलिए जो है, जो सेम अमाउंट जोड़ने पर भी कम ही दिखेगा, लेकिन बेस को अगर छोटा कर दूं, 10 कर दूं, तो ये 10% हो गया। तो ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़त हुई, बल्कि बढ़त एब्सोल्यूट में देखा जाए तो क्या, सिर्फ एक ही की हुई है। यही चीज़ यहाँ पे भी, पिछले साल सेम अवधि में, क्वार्टर में जो है हमारी जो है डिक्लाइन ज़्यादा था, इसलिए सेम भी हमने बढ़त करी, तो वो जो है यहाँ से दिख रही है, तो इसलिए ये ज़्यादा दिख रही है, दिखने में ज़्यादा लग रही है, ये चीज़ है। हालांकि फिर भी सीईए जो है उन्होंने कहा, देखिए भले ही बेस इफेक्ट वे इफेक्ट वाली बातें हो, लेकिन रिकवरी तो हुई है, तो इसको भी हमें मानना चाहिए। ठीक भाई, मान लेते हैं ठीक। तो ये देखिए इकोनॉमी का टॉपिक था, लेकिन कितने आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। समझ में आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, ठीक। और जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके आंसर्स कमेंट जरूर करिएगा। देखिए जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक है, एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, ठीक। दिल्ली में आपका 2 बार, ठीक है, 2 बार काफ़ी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। एक होता है नवंबर दिसंबर, दूसरा होता है जनवरी फरवरी। नवंबर दिसंबर में आपकी पराली जलाई जाती है दिल्ली के आसपास के जो है राज्यों के द्वारा, जो है आपका स्टबल बर्निंग होती है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के द्वारा, जिसकी वजह से धुआं उड़ता है और PM 2.5 जो है उसमें जोड़ते हुए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन वहीं जनवरी फरवरी में क्या होता है कि एक तो आपका PM 2.5 तो है ही है, साथ ही साथ उस समय ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, ऊपर से जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ठंडी हवाएं वो नीचे की तरफ आ जाती है, तो ये पोल्यूशन को नीचे ही दाब देती हैं, ऊपर नहीं उठने देती हैं। हवा का भी जो विंड है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है डिस्पर्स नहीं हो पाता है। ये वाला मैंने आप लोग को एक बार बताया भी था एग्जाम्पल, कि मान लीजिए कमरे में आपने झाड़ू लगाई, कमरे के दरवाजे बंद थे, ठीक, तो वहीं आपको जो है ज़्यादा एकदम से डस्ट लगने लगेगी, जो बैठी हुई वो भी उड़ने लगी। लेकिन वहीं अगर आप पंखा तेज चला के जो है दरवाजे खोल दो, तो वो जो है डस्ट कम हो जाती है। तो अगर तो विंड नहीं चल रही है तो वो डस्ट आपको लगती रहेगी। तो वैसे ही होता है यहाँ पे सर्दियों में। तो 2 टाइम पर यहाँ पर जो है दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी, जिसके रीज़न मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया। यहाँ पे कुछ जो है उन्होंने अभी डेटा वेटा दिया है, जो है सफ़र क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। ये जो है आपका ये बताता है कि एयर क्वालिटी क्या चल रही है, वेदर का फोरकास्ट करता है। तो दिल्ली में उन्होंने बताया है कि नवंबर में 14.6% ओवरऑल रहा है PM2 लेवल का। अच्छा, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है ना है ये, और ये जो कण का डायमीटर का है। कई लोग मतलब इसमें हो सकता है वहाँ पे पूछ ले कि बताइए क्या ये किसी कण का जो है रेडियस है क्या, नहीं, डायमीटर है टोटल। ये नेकेड आई से तो दिखता भी नहीं है, ठीक है ना, सीधे जो है लंग्स वंग्स में चला जाता है आसानी से, इसलिए जो है हमें N95 तक का जो है मास्क जो पहनना चाहिए, इससे अगर बचाव करना है तो।
स्टबल बर्निंग सबसे ज़्यादा जो वो है रीज़न है कि कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को। ठीक, ऐसा सफ़र के जो फाउंडर प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्होंने बताया है। और अभी पीछे भारत के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने पूरे साल का बता दिया था, तो जो है उसमें उन्होंने स्टबल बर्निंग को कंसिडर नहीं किया। लेकिन देखा जाए तो स्टबल बर्निंग तो सीजनल एक्टिविटी है, कब होती है, नवंबर दिसंबर में होती है, तो पूरे साल तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा ही ना होगा ही नहीं ज़्यादा। स्टबल बर्निंग का मतलब कारण का इफेक्ट जो है कम ही दिखाएगा, ये वाली चीज़ है। तो आपका दिल्ली में 2 बार होती है, मैंने आप लोगों को बताया, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी, सॉरी जनवरी फरवरी नहीं है, दिसंबर जनवरी है। और स्टबल बर्निंग सबसे ज़्यादा जो है रहता है अक्टूबर नवंबर में, और जनवरी फरवरी में। इंडो गैजेटिक प्लेन जो है, जो आपके मैदानी क्षेत्र है आपका इंडो गैजेटिक वाले, गंगा के आसपास वाले, उसमें पोल्यूशन सब आके यहीं पे इकट्ठा हो जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड और फॉगी कंडीशन होती है तो वहीं पे रुका रहता है। विंड भी काफ़ी धीमे रहती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये आपका ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो जो है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक, ये बस अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब जो है सरकार की कार्यकारिणी की अपनी जो है इन्होंने बना रखा है असिस्ट करने के लिए। किसको? अटॉर्नी जनरल को, जो कि आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए हम लोग लेके आ गए यहाँ पे आपके लिए समरी रिवीजन 2 दिसंबर 2021 का। ठीक, डेली करंट अफेयर का ये लास्ट में मैं आप लोगों को कराता हूँ, ताकि बाद में जब भी आप रिवीजन कर रहे हो तो क्विक रिवीजन आप लोग का हो जाए। ठीक, पहला टॉपिक था हम लोग का इन्फिनिटी फोरम। ये गिफ्ट सिटी जो है हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आपका गांधीनगर गुजरात में, वहाँ पे इन्फिनिटी फोरम हो रहा है। इसकी थीम जो बेस्ड है वो बियॉन्ड पे है। ठीक, बियॉन्ड जो है आपका नेक्स्ट, बियॉन्ड जो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसे करके था ये। ठीक, और इसको जो है अभी प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे 3 दिसंबर को। ठीक है ना। इन्फिनिटी फोरम जो है ये आपका फिनटेक से संबंधित है, फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जो चीजें हैं, और समावेशी विकास, इन सब चीजों से संबंधित है ये। ठीक है, तो मैं आ गया, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। अगला है आपका यहाँ पे EWS कोटा को रिव्यू करने के लिए एक पैनल बनाया गया है। ठीक, जो कि रिव्यू करेगा कि EWS कोटा में ये 10% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शैक्षिक संस्थानों में और गवर्नमेंट जॉब्स में। 8 लाख की फिगर आई तो आई कैसे, और आई है तो सही है कि नहीं है, ये सब कुछ बताना है EWS रिव्यू कमेटी को या फिर पैनल को। और यहाँ पे ये जो पैनल है इसको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है अपना रिकमेंडेशन देने के लिए। अरुमुघस्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है, ये आपकी कमीशन ऑफ इंक्वायरी है जयललिता जी की डेथ से संबंधित, जो कि अपोलो हॉस्पिटल 2016 में हो गई थी तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक, तो इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को हेल्प करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एम्स की डॉक्टर्स की जो एक पैनल बनाई है जो इनको हेल्प करेगा। बस सिंपल से ये है। सिटीजनशिप में देखा जाए तो न्यूज़ में ये है कि भारतीय नागरिकता छोड़कर पिछले 5 सालों में 6 लाख से ज़्यादा लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। ठीक, ये किसने जो है डेटा दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गवर्नमेंट का डेटा है। और ये कारण क्या है ये नहीं बताया है। ठीक, बल्कि MHA ने जो ये फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 22, ठीक, आपका सिटीजनशिप रूल्स के अंतर्गत, उसमें ये स्पेसिफिकली लिखा है कि आपको रीज़न बताना है। ये चीज़ कब रूल में डाला था? 2018 में, कि आपको रीज़न बताना है कि आप भारतीय नागरिकता छोड़ के फॉरेन नागरिकता क्यों ले रहे हो। फिर भी कारण नहीं बताया, अभी 2021 तक का इन्होंने डेटा दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि MHA ने नागरिकता के जो भारतीय नागरिकता को त्यागने वाला, रिनंसिएशन करने वाला जो खेल है, इसके जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसको सिंपल बना दिया है। यहाँ तक कि ये भी कहा है कि 60 दिन के अंतर्गत पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ है। ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका आर्मी बेस वेयर हाउस। ठीक, वेयर हाउस किसका? आपका आर्मी के मशीन्स, व्हीकल्स, वेपन्स और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी रिपेयर के लिए, संचालन के लिए, ओवरहॉल के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए आर्मी बेस वर्कशॉप होती हैं। अब इस आर्मी बेस वर्कशॉप से आर्मी वाले चाह रहे थे कि जो उनके जवान हैं उनको निकाल लिया जाए, और इन वर्कशॉप को गवर्नमेंट के द्वारा तो ओन रहे ये, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ऑपरेटेड हो, तो अपने जवान निकाल के कॉन्ट्रैक्टर अपने जवान अपने लोगों को लगा ले। ठीक, तो ये चीज़ करना चाह रहा था, लेकिन अभी CAG की रिपोर्ट एक आई है पार्लियामेंट में, उसमें कहा गया है कि भाई साहब
ये मॉडल चला नहीं। और अगर मॉडल चलाना है तो जो लोग ऑलरेडी काम यहाँ पे कर रहे थे इन वर्कशॉप पे, तो उनसे संबंधित जो भी रिस्क हैं उनको ख़त्म करो, तभी ये वाला मॉडल गोको जो है आपका गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड सफल हो पाएगा। इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन, रिलायंस कैपिटल जो है जिसके अनिल धीरूभाई अंबानी जो है प्रमोटर थे, तो उनकी इस वो लोग जो है लोन वोन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था और अपने आप को दिवालिया उन्होंने घोषित कर दिया और सहयोग भी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे आरबीआई एक्शन में आ गया और उसने अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिलायंस कैपिटल के हटाकर, और उसी एडमिनिस्ट्रेटर को वो ये चाह रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी बना दें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने, ताकि जो है मदद कर सके जो है इंसॉल्वेंसी करके, दिवालियापन करके, घोषित करके, बैंकक्रप्ट करके रिलायंस कैपिटल को जो भी चीज़ें एसेट या फिर बैंक के जो भी पैसे बकाए हैं वो सब वापस किए जा सके जल्दी से जल्दी। ठीक है। और इंसॉल्वेंसी जो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनकी हेल्प करने के लिए आरबीआई ने एक पैनल भी बनाया जो कि इनको एडवाइस करेंगे, हेल्प करेंगे। एरिक्सन की एक मोबिलिटी रिपोर्ट आई है जिसमें कि ये बताना चाह रहे हैं कि 5G के कितने जो है भारत में 2027 तक की इन्होंने प्रेडिक्शन करी है कि भारत में 5G जो है ये कह रहे हैं कि 500 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। वहीं 4G जो है वो होंगे 710 मिलियन सब्सक्राइबर, 71 करोड़ 50 करोड़। ठीक है। तो मतलब 4G 2027 तक तब भी डोमिनेंट टेक्नोलॉजी रहेगी, 5G बढ़ेगी लेकिन जो है 4G से कम रहेगी। हालांकि 4G जो है अभी जो है 790 है ये आंकड़ा, और तब 710 होएगा, तो धीरे धीरे कम होगा लेकिन फिर भी डोमिनेंट रहेगा 5G से ज़्यादा। ये चीज़ यहाँ पर जो है ये कह रहा है। और स्मार्टफोन जो है 2027 तक स्मार्टफोन, एरिक्सन की मोबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि 94% लोगों के पास में स्मार्टफोन हो जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि बारबाडोस ने ये कहा है कि बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य यानी कि रिपब्लिक बन गया है, और जो इनके यहाँ जो है ये एलिजाबेथ II या फिर जो मोनार्की थी, राजतंत्र था, उसको हटा दिया है, रॉयल और क्राउन शब्द हटा दिए गए हैं। हालांकि ये अभी भी 54 जो है कॉमनवेल्थ नेशन का हिस्सा बना रहेगा। अच्छा बताइए, क्या भारत जो है कॉमनवेल्थ नेशन का हिस्सा है क्या? ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है इंडिया की जीडीपी। इंडिया की जीडीपी जो है आपका अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो है बढ़ी हुई दिखाई गई, मतलब दिखी 8.4% की। लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि इसी जनवरी, आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 में, पिछले साल जो है हमारी जो जीडीपी थी, सकल घरेलू उत्पाद था, वो माइनस में था, -7 पॉइंट कुछ था परसेंटेज। तो जो है बेस इफेक्ट जो है यहाँ पे आ गया। बेस इफेक्ट को मैंने आप लोगों को बताया कि बेस छोटा होता है तो ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा उछाल आई, लेकिन उछाल उतनी ज़्यादा होती नहीं है। जैसे कि 10 रुपये में अगर आप 1 रुपये जोड़ेंगे तो वो 10% आपका इंक्रीज हुआ, 11 रुपये हुए। वहीं अगर आप बेस बढ़ा दो, ठीक, और 100 रुपये में 1 रुपये सेम जोड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये 1% की ही उछाल दिखाएगा। तो आसान भाषा में समझ में आया ना? तो ये चीज़ है यहाँ पर। और जो है जीडीपी, आप लोगों को मैंने पहले बताया, फिर से बता देता हूँ, जीडीपी भारत की टेरिटरी के अंदर, ठीक, जो है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल जो है वैल्यू होगी, मतलब उसके आगे वो खाली कंजम्पशन हो सकता है, कोई आगे प्रोडक्शन का काम नहीं आएगा। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसके पूरे भारत में डोमेस्टिकली जो भी हो रहा है प्रोड्यूस भारत की टेरिटरी के अंदर, उसको जोड़ दें तो जीडीपी निकल आता है। ठीक। बेस इफेक्ट भी मैंने आप लोग को आसान भाषा में समझा दिया। एयर पोल्यूशन दिल्ली में जो है वो 2 बार होता है, सीजनली देखा है ज़्यादा। एक तो अक्टूबर नवंबर में, दूसरा दिसंबर जनवरी में। अक्टूबर नवंबर में पराली यानी कि स्टबल बर्निंग की वजह से होता है, और दिसंबर जनवरी में जो है ठंड बढ़ जाती है, फॉग बढ़ जाता है, विंड जो है धीमे हो जाती है। इन सब की वजह से जो है यहाँ पर एयर पोल्यूशन जो है ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरीके से जो है ये सीजनल नेचर है। और PM 2.5 जो है सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने वाला कारण है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के रीजन में। ठीक। तो ये कुछ हमारी न्यूज़ थी। कैसा लगा आपको समरी रिवीजन और ओवरऑल करंट अफेयर्स जरूर बताइएगा। आप लोग से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि इन्फिनिटी फोरम जो है, इंडिया बियॉन्ड बाउंड्रीज करके फिनटेक इवेंट है ये, इसको जो है प्राइम मिनिस्टर जी लॉन्च करने वाले हैं। वो दिन क्या है, दिसंबर क्या है, बताइए। ठीक। अगर आप लोगों को पसंद आता तो हमारे लोग का करंट अफेयर, तो प्लीज़ और प्लीज़ जरूर लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करवा के। 2 दिसंबर का आज का हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।